हाँ जी, तो अब आपके पास है कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस के बारे में। और असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बड़ा दो उनके बड़े फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं कभी। इसमें एक वो बोलते हैं आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बारे में कहते हैं। इनडेफिनेट पीरियड एक लाइन जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है स्क्रीन में। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट उनके पास है वो है आपका प्रूडेंस कंसेप्ट के ऊपर या कंजर्वेटिज्म जो कंसेप्ट है या प्रिंसिपल है उसके ऊपर। हम इन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर देख रहे हैं और हम यहाँ पर थ्योरेटिकल इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। इसमें आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन और कैश बुक वगैरह के बारे में कुछ एमसीक्यूज हैं। ठीक है, हम इन एमसीक्यूज को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आपको ये हेल्प करेगा आपके एग्जाम के। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ रहा है आपको वो है which accounting concept assumes that a business enterprise will continue operation for an indefinite period। चार ऑप्शन है आपके पास, गोइंग कंसर्न, बिजनेस एंटाइटी, अकाउंटिंग पीरियड और मनी वेजर। अगर इन चारों कंसेप्ट के बारे में हम समझना शुरू करें तो कौन सा कंसेप्ट क्या कह रहा है वो आपको पता हो तो आपका काम बड़ी इजीली बन जाए। तो सबसे पहला कंसेप्ट मैं बी वाले को पकड़ रहा हूं। तो बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट ये कहता है, और इसी को दूसरी भाषा में हम सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट कहते हैं। सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट इसी को कहते हैं। और ये कहता है कि बिजनेस और जो उसका ओनर है वो दो सेपरेट एंटाइटी है, यानी कि वो एक नहीं है, वो दो अलग अलग है। चलो, तो मतलब हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो इसका आंसर ये तो नहीं है। फिर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी अकाउंट को, कोई भी जो आपका अकाउंट वर्क है उसे एक अकाउंटिंग पीरियड में बांधना पड़ता है। और वो अकाउंटिंग पीरियड कब से शुरू होता है? ज्यादातर केसेस में वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और खत्म हो जाता है वो 31 मार्च को। तो ये वाला भी हमारा इसका ऑप्शन नहीं बन पा रहा है ना। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि कोई भी चीज आप रिकॉर्ड करेंगे तो वो मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे, मनी टर्म्स में। या अगर वो मेजरेबल है, मनी में मेजरेबल है, अगर आप उसे क्या कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं, तो ही आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। आ जाते हैं गोइंग कंसर्न पर। ये कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए नहीं खोला जाता। बिजनेस किसके लिए खोला जाता है? लॉन्ग टर्म के लिए। और वो लॉन्ग टर्म क्या होता है वो हमें पता नहीं होता, इनडेफिनिट पीरियड के लिए खोला जाता है। इसलिए हमारा पहला वाला इसका आंसर बन जाता है। अगला, कौन सा कंसेप्ट है जो बिजनेस के ओनर को उसका क्रेडिटर मान लेता है? तो ये सेपरेट एंटाइटी है। हम क्रेडिटर कब मान रहे हैं? जब वो सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट है, मतलब एक दूसरे से जुदा है, एक दूसरे से अलग अलग हैं, तभी तो होगा। तो जो बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट है वो ये मानता है कि बिजनेस और उसका मालिक एक दूसरे से अलग हैं और वो एक दूसरे से अलग हैं। इसीलिए यहाँ पर दो शब्दों की उत्पत्ति हुई है, एक का नाम है कैपिटल और एक का नाम है ड्राइंग। यानी कि बिजनेस, जब बिजनेस मैन यानी कि ओनर से कुछ लेता है तो वो उसको कैपिटल कहता है, और उसको जब कुछ देता है तो उसे ड्राइंग कहता है। और जब वो कैपिटल की फॉर्म में पैसा लेता है तो वो एक तरीके से ओनर को अपना क्रेडिटर बना लेता है। ठीक है। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट आपका कहता है कि वो डबल एंट्री सिस्टम है, एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जिस जगह का, जिस टाइम पीरियड का रेवेन्यू होता है, एक्सपेंस उसी पीरियड का माना जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आपने मार्च का रेवेन्यू, मार्च की सेल कमाने के लिए 2,000 रुपए का खर्चा किया है और इस खर्चे का पेमेंट आप कभी भी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस खर्चे को कहाँ आना होगा? इसको मार्च में ही आना पड़ेगा। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि जो भी आप खरीदते हैं वो आप जितने में खरीदते हैं उसी में ही आप उसे लिखेंगे। अब आप इसमें देखेंगे तो एक कंसेप्ट आ रहा है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, है ना। इसी को प्रूडेंस कंसेप्ट भी कहा जाता है, इसी को प्रूडेंस कंसेप्ट भी कहा जाता है। और ये बंदा क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है?
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो लाइन नहीं लिखी है जो पेपरों में लिखी होती है, या वो लाइन नहीं है जो बुक में लिखी होती है। बुक में क्या लिखा होता है? बुक में लिखा होता है डू नॉट एंटीसिपेट प्रॉफिट। डू नॉट एंटीसिपेट प्रॉफिट क्या लाइन लिखी होती है? मैं उसी लाइन को लिख रहा हूं, डू नॉट एंटीसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। तो अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है वो। अब यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है ऐसा लिखा हुआ, तो आपको यहीं पे ना अपना थोड़ा सा दिमाग चलाना। यही पेपर में होता है कि हमें अपना दिमाग चलाना सीखना पड़ता है। ठीक है, दिमाग कैसे चलाना? देखो, हमको क्या कह रहा है, आप प्रॉफिट को एंटीसिपेट नहीं करेंगे यानी कि इसे छोड़ देंगे, लेकिन आप लॉसेस के लिए तैयार रहेंगे यानी कि उसे पकड़ लेंगे। कौन से लॉसेस? जो होने वाले हैं। तो ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट लीव प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट, ये हमारा आंसर हो गया। आप उनके ऊपर को देखिए तो इनमें तो सब में प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट को ले रहा है, प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट को ले रहा है। तो प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट को हम कभी नहीं लेते हैं। प्रोस्पेक्टिव किसे बोल रहे हैं? भविष्य में आने वाला, ठीक है, उसे नहीं लेते हैं, तो उसको छोड़ देंगे। ठीक, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा ऊपर चला गया होगा। हाँ, आ जाओ। अब आते हैं हमारे पास रेवेन्यू जनरली रिकॉग्नाइज व्हेन। रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करोगे आप? जब आपको कैश मिल जाएगा या जब आपको ऑर्डर मिलेगा। देखो, जब आपको ऑर्डर मिलेगा तो बिजनेस की पोजीशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आता उस वक्त, इसलिए ये तो आंसर होता ही नहीं, ये तो कभी आपका आंसर होगा ही नहीं। आपका आंसर क्या होगा? प्रोडक्शन कंप्लीट होने पे नहीं, प्रोडक्शन कंप्लीट होना एक इवेंट है खाली, और उस इवेंट को रिकॉर्ड थोड़ा ना करते हैं हम कहीं पर, उसमें ट्रांजेक्शन थोड़ी ना करते हैं। कैश रिसीव नहीं, क्योंकि कैश तो उधार के बाद मिल जाता है। तो बस बात यह है कि गुड्स जब डिलीवर किए जाते हैं या जब सेल्स की जाती है, जब आपको राइट टू रिसीव मनी मिलता है, जब आपको क्या मिलता है? राइट टू रिसीव मनी, पैसे को रिसीव करने का जब आपको राइट मिल जाता है ना, जिस जगह पर जिस समय पर आपको पैसे को रिसीव करने का राइट मिल जाएगा, वहीं पर आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा, वहीं पर आपको सेल की एंट्री करनी पड़ेगी। अब सबके मन में आ रहा होगा ये क्या बात हो गई, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि राइट टू रिसीव मनी क्या है। देखिए भाई, जब कोई दुकानदार सामान बेचता है उधार में, तो मान लीजिए उसने 5 अक्टूबर को उधार में कुछ बेचा है, तो एक बात बताइए मुझे, 5 अक्टूबर को उसने बेचा है, मिस्टर ए को सामान दिया उसने, क्या वो 4 अक्टूबर को ये कह सकता था कि ए ने उसका पैसा देना है? नहीं। लेकिन क्या 5 अक्टूबर से वो ऐसा कह सकता है कि ए ने उसका पैसा देना है? हाँ। तो जहां पर उसने कह दिया, जहां पर उसे लग गया, जहां पर उसको राइट मिल गया कि भाई मैं पैसा रिसीव कर सकता हूं इस आदमी से, वो मेरा क्या बन जाता है? पॉइंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है। और वो तब होता है जब गुड्स डिलीवर किए जाते हैं या सेल्स की जाती है उधार में या कैश में। अगर कैश में करती है तो पैसा उसी वक्त आपको मिल जाता है। अब एक वर्ड आ रहा होगा आपको, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। ये किसका एग्जांपल होता है? ये किसका एग्जांपल है? तो ये एग्जांपल है कंजर्वेटिज्म का ही। अब आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, ऊपर तो आपने कंजर्वेटिज्म कुछ और बता दिया हमको, ठीक है, अब आप कह रहे हो कंजर्वेटिज्म ये होता है। देखिए, ये भी कंजर्वेटिज्म ही है। मान लीजिए मार्केट में 500 रुपए का है और आपके पास 400 रुपए का है, अगर आपने इसे मार्केट वैल्यू पे ले लिया तो आप एंटीसिपेट कर देंगे प्रॉफिट को, आप एंटीसिपेट कर देंगे प्रॉफिट को। हम अगर 400 रुपए पे लेके चले तो हम क्या कर रहे हैं? डू नॉट एंटीसिपेट प्रॉफिट। हम प्रॉफिट को तो एंटीसिपेट ही नहीं कर रहे, बट हम अपने आने वाले लॉस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वो वाली बात इसमें आ जाती है, इसलिए ये कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल बन जाता है। अगला पॉइंट क्या है? विच अकाउंटिंग concept requires that the life of a business be broken into small interval of reporting। ये जो लाइन आ गई ना, जहां पर वो कह रहा है कि बिजनेस तो बहुत लंबे समय तक चलता है भाई, लेकिन जैसे हम 12th तक आए हैं पढ़ते हुए, तो 12th एक लंबा सफर था, फर्स्ट क्लास से लेकर पूरा 12 साल का सफर। लेकिन क्या आपको पूरे 12 साल बाद रिपोर्ट कार्ड दिया गया? नहीं, रिपोर्ट कार्ड आपको हर साल दिया गया। तो वो भी कह रहा है लाइफ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया रिपोर्टिंग करने के लिए। ये हो जाता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ठीक है। आते हैं ड्यूल एस्पेक्ट पे। ड्यूल एस्पेक्ट क्या कहता है? ड्यूल एस्पेक्ट कहता है कि देयर इज अ डेबिट फॉर एवरी क्रेडिट, देयर इज अ डेबिट फॉर
एवरी क्रेडिट, हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। अब आप बोलोगे सर वो लाइन तो लिखी नहीं है, सीधा सीधा बताओ। ड्यूल एस्पेक्ट क्या कह रहा है, क्या डेबिट का क्रेडिट होता है, और हमें पता है बैलेंस शीट की डेबिट और क्रेडिट साइड जो होती नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, पर सिर्फ कहने के लिए कि एक उसकी साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट है, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होती है। और वो कब होती हैं, वो तब इक्वल होती हैं जब ये वाली इक्वेशन, और इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, और ये बहुत बार पूछी जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या है, बी, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आप ओमिशन कर गए हैं पैसे का, और फिगर्स आप दिखा रहे हैं राउंड थाउजेंड्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ये किस कंसेप्ट पर बेस्ड है? क्या ऐसा प्रश्न आज तक कभी पूछा गया? नहीं। ये मटेरियलिटी का कन्वेंशन है। क्यों? क्योंकि पैसे जो होते हैं, जैसे 25 पैसे हो गए, 1 रुपये हो गए, इनकी ज्यादा बड़ी वैल्यू होती नहीं है। वैल्यू बिजनेस के लिए 1000 रुपीज की ज्यादा होती है, इसलिए आपने बैलेंस शीट्स को देखा होगा, वो इन थाउजेंड्स होती है। नीचे 50 लिखा होगा, वो असल में 50,000 है। नीचे 500 लिखा है तो उसमें 5 लाख है। ठीक है, तो मटेरियलिटी कन्वेंशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग ऑफ विंडो कर्टेन परचेज फॉर, आपने रिकॉर्ड किए विंडो कर्टेन्स। ठीक है, आपने कुछ पर्दे खरीदे, ये पर्दे आपने ऑफिस के लिए खरीदे थे, और इसको आपने एक्सपेंस बना दिया, जबकि ये एसेट्स होने चाहिए थे, रदर देन एन एसेट। आपने एसेट की जगह से क्या बना दिया, एक्सपेंस बना दिया। वो आपसे एरर नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि अगर किसी एसेट को एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड कर लोगे, ये किसी एसेट को एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड करोगे, तो ये क्या है? तो ये बेसिकली होता है मटेरियलिटी कंसेप्ट, क्योंकि पर्दे की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए हम उसे खर्चा मान के चल रहे हैं। इसी की जगह अगर हमने एक कंप्यूटर खरीदा होता तो हम उसे एसेट ही मानते। ठीक है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय कॉर्पोरेट एंटिटीज इन इंडिया। इंडिया में जो कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं, वो कौन सा सिस्टम फॉलो करती हैं? तो एक्यूरल बेसिस को फॉलो करती हैं। ठीक है, एक्यूरल बेसिस में मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन जिस दिन होती है, जिस दिन आपको पैसा रिसीव करने का राइट मिलता है, उस दिन आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाता है। कैपिटल ब्रॉट इन बाय प्रोप्राइटर, स्वामी द्वारा लाई गई पूंजी खाते में क्रेडिट करके दर्ज किया जाता है, ये किसके अनुसार है? मतलब कैपिटल में डाला जाता है, किसके अनुसार है? तो वो बिजनेस एंटिटी के अनुसार है, हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। सारे मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज कर दो, डिस्क्लोज लिख दिया ना, तो वो डिस्क्लोजर हो गया, डिस्क्लोज लिख दिया, डिस्क्लोजर हो गया। ठीक है, चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन को फिक्स एसेट के ऊपर चार्ज किया जा रहा है, ये कौन से कंसेप्ट के कारण आता है? ठीक है, ये कौन से कंसेप्ट में? अब यहाँ पे कॉस्ट कंसेप्ट तो लिखा ही नहीं, यहाँ पे कॉस्ट कंसेप्ट नहीं लिखा है। अब यहाँ पे ट्रिक हो जाता है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का आंसर फिर जब आपको वहाँ पे क्या नहीं दिया है, कॉस्ट कंसेप्ट नहीं दिया है, तो वो मैचिंग और गोइंग दोनों हो जाते हैं। इसलिए बहुत एंड भी है मैचिंग, इसलिए क्योंकि हम खर्चा बना रहे हैं, उस खर्चे को उस पीरियड के साथ जोड़ रहे हैं। गोइंग कंसेप्ट क्योंकि लंबे समय तक चलेगी, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, स्प्रेड होने लगेगी, फैलने लगेगी। हमने पिछली क्लास डेप्रिसिएशन में, जो पीछे से पीछे वाली क्लास है, क्योंकि पिछली तो हमने बीआरएस कराई, इसके पहले हमने डेप्रिसिएशन कराया। इफ अ फर्म चेंजेस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, अगर हर साल बदलोगे तो भैया कंसिस्टेंसी को तोड़ दोगे, कंसिस्टेंसी को तोड़ दोगे। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? एक पॉलिसी अपना ली, उसे लंबे समय तक चलाओ। फिर आ रही है बारी आपके पास कि भाई कंटीजेंट लायबिलिटीज को बैलेंस शीट में फुट नोट में दिखाते हैं, ऐसा किसके कारण दिखाते हैं? ऐसा किसके कारण दिखाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये डिस्क्लोजर के कारण होता है, इसमें बाकी कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म और मटेरियलिटी का कोई इम्पैक्ट नहीं। कॉस्ट कंसेप्ट जो आप, अब ये आपको चीज समझ में आता है, कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होती है? जो किसी कंडीशन पर बेस्ड होती है ना, किसी कंडीशन पर बेस्ड है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी के ऊपर एक केस हो गया, अब केस जीते तो प्रॉफिट, केस हारे तो लॉस, केस जीते तो प्रॉफिट और केस हारे तो लॉस। तो आप हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। अब आप बोलोगे सर फिर तो कंजर्वेटिव होना चाहिए, क्योंकि हार जाएंगे इसकी तैयारी कर लेते हैं। देखो बेटा ऐसा है, वो यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि आप इसकी तैयारी करेंगे नहीं करेंगे, तैयारी करेंगे तो आप इसके प्रोविजंस बनाएंगे, प्रोविजंस बनाएंगे। ठीक है, वो कह रहा है कि आप इसे बैलेंस शीट में दिखा क्यों रहे हैं? तो दिखा इसलिए रहे हैं ताकि कोई अगर हम पे इन्वेस्ट करने वाला है, हमारी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने वाला है,
तो उसको पहले ही पता लग जाए कि भाई हम पे केस चल रहा है, उसकी कंडीशन ये है कि हो सकता है हम जीत जाएं तो हमारे पैसे, और हो सकता है हम हार जाएं तो हमको पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए डिस्क्लोजर हम कर रहे हैं। अगला, कॉस्ट कंसेप्ट स्टेट्स दैट फिक्स्ड एसेट जनरली रिकॉर्डेड एट, किस पर रिकॉर्ड होती है? कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि आप इसे किस पर रिकॉर्ड करेंगे, तो इसे बेसिकली हिस्टोरिकल या परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है फर्स्ट टाइम, एंड देन बुक वैल्यू पर रहता है डेप्रिसिएशन लगते हुए। ठीक है। गुड हेल्थ ऑफ अ मैनेजर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। गुड हेल्थ, मैनेजर बहुत अच्छे हेल्थ में है, इसको क्यों रिकॉर्ड करते हैं? इसको क्यों रिकॉर्ड नहीं करते? क्योंकि ये मनी मेजरमेंट नहीं है, आप इसको पैसे में तोल नहीं सकते। जिस चीज को आप पैसों में नहीं तोल सकते उसे आप बिजनेस में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। मैचिंग कंसेप्ट किस पर बेस्ड है? किसको मैच कराना है भाई? तो मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है हम तो रेवेन्यू को मैच कराना चाहते हैं एक्सपेंस के साथ। रेवेन्यू जिस पीरियड का होगा, खर्चा भी उसी पीरियड का होगा, वही तो मैच करा रहे हैं हम। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्सपेंस कब रिकॉग्नाइज होते हैं? कब रिकॉग्नाइज होते हैं? जब वो हो जाते हैं, उनकी पेमेंट हो ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आप क्यों बना रहे हैं? कौन से कंसेप्ट में बना रहे हैं? तो आप एंटीसिपेशन कर रहे हैं फ्यूचर लॉसेस का। सारे प्रोविजन एक ही कंसेप्ट की बदौलत दुनिया में बनते हैं, और वो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव। ये तो हो गया आपके पहले पार्ट के क्वेश्चन, जहां पर आप कंसेप्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत देख रहे हैं। अगर आपको कंसेप्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो उसके लिए मैं एक क्लास आपकी यूट्यूब पर कर सकता हूं, तो मैं बनाकर उसे डालने की कोशिश, मतलब जल्द डालने की कोशिश करूंगा। अभी हम पार्ट बी पे आते हैं, प्राइमरी बुक्स एंड जर्नल्स। ठीक है, प्राइमरी बुक और जर्नल क्या है उनके बारे में समझते हैं। तो जर्नल कौन सी बुक्स होते हैं? जर्नल हमेशा ओरिजिनल एंट्रीज की बुक होते हैं, यानी कि सबसे पहले इन्हीं में एंट्रीज की जाती है, ओरिजिनल बुक्स होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? डेट वाइज। ठीक है। जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जर्नल एंट्री के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? नरेशन। उसे क्या कहते हैं? नरेशन। आपने पहले से इसको पढ़ा होगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी चाहिए। नहीं, अ जर्नल एंट्री विच हैज मोर देन 2 अकाउंट्स, 2 अकाउंट से ज्यादा, अगर 2 अकाउंट हैं, 2 अकाउंट्स हैं, तो वो है सिंपल एंट्री। और अगर वो 2 या 2 से ज्यादा हैं तो फिर वो है कंपाउंड एंट्री। क्रेडिट परचेज, मशीन का क्रेडिट परचेज कहाँ डालोगे? तो देखो हमारे पास कुल मिला के 8 किताबें हैं। कैश बुक, सारे कैश लेन देन इसमें, चाहे कैश में खरीदा हो चाहे कैश में बेचा हो। परचेज बुक, सारा उधार में खरीदा हुआ यहाँ पर। उधार में किसका? परचेज का मतलब क्या होता है? गुड्स। गुड्स की परचेज को गुड्स परचेज कहते हैं। ठीक है। सेल बुक, सारा आपका उधार में बेचा हुआ यहाँ। 5वां, परचेज रिटर्न, जो आपने उधार में खरीदा था, अगर आपको उसे वापस करना है तो यहाँ रिकॉर्ड करो। 5वां, सेल रिटर्न बुक, अगर आपने उधार में कुछ बेचा था और वो वापस आ गया तो यहाँ रिकॉर्ड होगा। 6वां, बिल्स रिसीवेबल बुक, सारी बीआर इसके अंदर रिकॉर्ड होती है। 7वां, बिल्स पेबल बुक, सारे बिल्स पेबल इसमें रिकॉर्ड होते हैं। और जो बाकी सब में नहीं आया वो भाई साहब जनरल प्रॉपर में आते हैं। अब ये वाली एंट्री आती है। अब क्रेडिट परचेज किया है तो एंट्री क्या हुई होगी? मशीन टू मिस्टर एक्स, नाम कोई भी डाल लो यार, क्या दिक्कत आती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब यहाँ बताओ, क्या इस एंट्री में आपको कैश नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब इसके अंदर कैश नहीं है तो फिर ये इसके अंदर तो नहीं आएगा। अब इसके अंदर परचेज होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर परचेज लिखा तो है, तो ध्यान से सुनो, परचेज का मतलब गुड्स की परचेज होता है भैया। जब वो परचेज बोलेगा, परचेज में तभी रिकॉर्ड होगा जब वो गुड्स की परचेज होगा। अगर वो गुड्स की परचेज ही नहीं है तो फिर वो परचेज नहीं है, ये तो मशीन की परचेज है। सेल में आ नहीं रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, आठ में रहा है जनरल प्रॉपर। चलो जी आगे बढ़े। आगे हमारे पास आता है कि अगर आपने गुड्स को क्रेडिट परचेज कर लिया तो, क्योंकि गुड्स रीसेल के लिए है, तो इसे परचेज बुक में डालोगे। कहाँ डालोगे? परचेज बुक में। एलएफ का मतलब लेजर फोलियो। ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? अगर हमें सेल्स रिटर्न बुक के अंदर कुछ रिकॉर्ड करना है
अगर मुझे सेल्स रिटर्न बुक के अंदर कुछ रिकॉर्ड करना है तो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, आप अपनी सेल की एंट्री बताओ, सेल की एंट्री क्या होती है? मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल। और अगर आप इसे वापस करते सामान को तो क्या लिखेंगे? सेल रिटर्न टू एक्स। अब ये बताओ, सेल रिटर्न करते वक्त आपने एक्स को कहाँ डाला? क्रेडिट में। कहाँ डाला? क्रेडिट में। तो इसलिए जब भी हम सेल रिटर्न बुक में कुछ रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए हमको क्रेडिट नोट चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए होता है? क्रेडिट नोट। आप ध्यान रखो, सेल की एंट्री ये है तो रिटर्न की एंट्री ये है। रिटर्न की एंट्री में कंज्यूमर या जिसने आपसे खरीदा होता है वो क्रेडिट में चला जाता है, इसलिए क्रेडिट नोट हो गया। और परचेज रिटर्न में क्या होता है? परचेज रिटर्न में भाई साहब वो बंदा डेबिट में होता है और परचेज रिटर्न खुद क्रेडिट में होता है। और हमको देखना है कि वो बंदा जिसको सामान वापस हो रहा है वो कहाँ है? डेबिट में। तो डेबिट नोट हो जाता है किस केस में? परचेज रिटर्न के केस में। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ सेल। अगर ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल दिया जाता है तो आप इसे रिकॉर्ड करेंगे क्या? प्रश्न ये है कि क्या आप इसे रिकॉर्ड करेंगे? तो आपका आंसर यहाँ पे रहेगा नॉट रिकॉर्डेड, इसे आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश डिस्काउंट जो आप रिसीव करते हैं उसको आप रिकॉर्ड करेंगे? तो कैश रिसीव आपका क्या होता है? क्रेडिट आइटम होता है। क्या आइटम होता है? क्रेडिट आइटम होता है। तो आप इसे कहाँ दिखाएंगे? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट के क्रेडिट में आप इसको डालेंगे। ठीक है। कौन सी बुक, प्राइमरी बुक जो है वो साथ साथ प्रिंसिपल बुक भी है, प्राइमरी के साथ वो प्रिंसिपल भी है, तो वो कैश बुक होती है। कैश बुक एकमात्र ऐसी किताब है जो अपने आप में लेजर भी होती है एक तरीके से और अपने आप में जर्नल भी होती है। बट हम इसको कहते जर्नली हैं क्योंकि इसके अंदर जो कॉलम होता है वो एलएफ का पड़ा होता है। ठीक है। बुक्स, जब गुड्स रिटर्न होते हैं तो हम क्या बनाते हैं? गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को वापस किए गए यानी कि परचेज रिटर्न हुआ तो डेबिट नोट बनाते हैं। ट्रांजेक्शन दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, यानी जो कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, जिसका कोई नहीं है उसका जनरल प्रॉपर। ओपनिंग एंट्रीज भी जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाती हैं क्योंकि इनमें कैश, परचेज, सेल वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है। सेल बुक के अंदर क्या रिकॉर्ड होता है? सेल बुक के अंदर सारा क्रेडिट सेल जो गुड्स का होता है वो रिकॉर्ड होता है। अगर आपसे पूछे सेल अकाउंट के अंदर क्या रिकॉर्ड होता है, तो सेल अकाउंट के अंदर क्रेडिट सेल भी रिकॉर्ड होती है और कैश सेल भी रिकॉर्ड होती है। ठीक है। अगर वो खाली कैश सेल पूछे कि कैश सेल कहाँ रिकॉर्ड होती है तो आप कहेंगे कैश बुक। अगर वो बोले क्रेडिट सेल कहाँ रिकॉर्ड होती है, आप बोलेंगे सेल बुक। लेकिन अगर वो बोले कि क्रेडिट सेल और कैश सेल दोनों रिकॉर्ड होते हैं तो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? अकाउंट में। ठीक है। अब बारी आती है कैश बुक की। कैश बुक क्या है? तो कैश बुक मैंने आपको बताया जनरल और लेजर दोनों होती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बात बताई कि दोनों ही होती है। ठीक है। और प्राइमरी नेचर इसका जनरल का होता है। कैश बुक हमेशा कैसा बैलेंस दिखाती है? कई बार होता है कि हमेशा ऑलवेज शोज, नहीं बेटा, ऑलवेज तो कभी शो ही नहीं कर सकती। ठीक है। अगर वो ऑलवेज वर्ड यूज कर, सॉरी, ऑलवेज वर्ड यूज कर रहा है तो आप डेबिट लिखेंगे। और अगर इसने मे वर्ड यूज किया होता, मे वर्ड यूज किया होता तो आंसर आइदर डेबिट और क्रेडिट हो जाता। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, जिसे विपरीत प्रविष्टि कहते हैं? वो कब होती है इनमें से? तो देखो, जब भी आप पैसा बैंक में जमा करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और जब भी आप पैसा ऑफिस के लिए बाहर निकालेंगे तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आप बोलोगे सर पर्सनल के लिए, तो पर्सनल के लिए ड्राइंग टू कैश होती है ना, ड्राइंग टू कैश होती है। कॉन्ट्रा एंट्री होती है इसमें कैश और बैंक दोनों हो जाए, इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाता है, वो ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर मार्क्ड इन कैश बुक विद लेटर सी, सी लगाया जाता है और किस कॉलम में? लेजर फोलियो के कॉलम में लिखा जाता है। पैटी कैश बुक इसलिए मेंटेन की जाती है? पैटी कैश बुक मेंटेन की जाती है स्मॉल और फ्रीक्वेंट एक्सपेंसेस के लिए, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनके लिए। जिस सिस्टम के अंदर आपको एक फिक्स सम दे दिया जाता है पैटी कैशियर का इस पीरियड के स्टार्टिंग पे, तो ये कौन सा सिस्टम होता है? तो यहाँ पे तो इम्प्रेस सिस्टम ही लिखा हुआ है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है। सिंपल इम्प्रेस सिस्टम होता है। ठीक, इम्प्रेस पता है ना, शुरुआत के महीने की शुरुआत में आपको पैसे दे दिए जाएंगे, फिर लास्ट में आपसे उसका हिसाब किताब पूछा जाता है। When a check received from a customer is deposited to bank on the same date, अगर आप चेक रिसीव करें और सेम डे में जमा करते हैं तो एंट्री क्या होती है? तो एंट्री बैंक कॉलम डेबिट साइड में चला जाता है। बैंक कॉलम यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट तो उस पार्टी का नाम आ जाता है, पार्टी बंदे का नाम आ जाता है, कस्टमर का नाम आ जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट तब होता है जब
आपका कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट साइड में चला जाता है। ये हमने पिछले बीआरएस का जो एमसीक्यू था उसमें अच्छी तरह देखा। जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का डिस्काउंट कॉलम होता है उसका टोटल किया जाता है, बैलेंसिंग नहीं की जाती, ध्यान रखना। सबका टोटल होता है, बैलेंसिंग होती है, पर इनका टोटल होता है, बैलेंसिंग नहीं होती। कैश सेल जो रिकॉर्ड होती है वो कहाँ रिकॉर्ड होती है? वो कैश बुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती है, क्योंकि पैसा आने वाली साइड है। डेबिट मतलब पैसा आना और क्रेडिट मतलब पैसा जाना। इसके लिए आप बीआरएस की जो पिछली क्लास है, पिछला एमसीक्यू है, उसे देखिए। उसमें आपको ये बहुत क्लियरली लिखे हुए हैं। कैश बुक क्या है, कैसा रिकॉर्ड है? ये क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है, टाइम टू टाइम, यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइम ये क्या होता है? रिकॉर्ड किया हुआ होता है। पेमेंट ऑफ सैलरी टू एन एम्प्लॉय इज रिकॉर्डेड। अगर आप सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो आप कैश बुक के क्रेडिट साइड में उसको रिकॉर्ड करेंगे। पैटी कैश में मत रिकॉर्ड कर देना भाई, पैटी कैश बुक थोड़ी ना सैलरी को रिकॉर्ड करेगी, सैलरी तो बड़ा बड़ा अमाउंट होता है। इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट किसे कहते हैं? चेक का इंडोर्समेंट कहाँ करते हैं? इंडोर्समेंट चेक रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड। अगर आपको इंडोर्समेंट मिला है चेक का तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के बैंक कॉलम। ठीक है, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक के बैंक कॉलम। ठीक है, सॉरी, एक मिनट एक मिनट, ये नहीं होगा, इसका आंसर मैंने गलत कर दिया, क्योंकि इसमें तो आपको इंडोर्समेंट हुआ है ना। इंडोर्समेंट में ये नहीं होता है, इंडोर्समेंट वाला जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। लेजर अकाउंट खाता, भाई लेजर क्या होते हैं? तो लेजर होते हैं आपके कौन सी बुक की एंट्रीज, है ना? क्या ओरिजिनल एंट्रीज होती हैं? क्या होता है? तो ये होती है फाइनल एंट्रीज, आखिरी एंट्रीज यही रिकॉर्ड की जाती है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जनरल टू लेजर, जनरल से लेजर में डालना, इसे कहा जाता है पोस्टिंग। जेएफ का कॉलम का मतलब होता है जर्नल फोलियो। नॉमिनल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड, नॉमिनल अकाउंट्स बैलेंस होते हैं, टोटल लगा के उनका डिफरेंस निकाला जाता है, और ये डिफरेंस ट्रेडिंग एंड पीएनएल में डाल दिया जाता है, क्योंकि नॉमिनल एक्सपेंसेस और इनकम के होते हैं। ठीक है, अच्छा, रियल और पर्सनल कहाँ चले जाएंगे? वो आर कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में कैसे कैरी फॉरवर्ड होते हैं? तो नेक्स्ट ईयर में ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं, कैरी फॉरवर्ड ऑन नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये होते हैं ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि अगले साल का ओपनिंग मिलता है। इफ द डेबिट साइड ऑफ डेबिट साइड टोटल ऑफ एन अकाउंट इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, अगर ये वाली साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, इस वाली का कम आ रहा है, तो बैलेंस कौन सा होगा? बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। जिस साइड का बैलेंस ज्यादा होता है उसी साइड का बैलेंस होता है। समय दिखता कहीं भी है, लिखा कहीं भी हो, बैलेंस कैरेट डाउन डालोगे तुम यहाँ, लेकिन होगा वो डेबिट का, क्योंकि वो डेबिट ज्यादा है ना, तो जो ज्यादा होता है उसका बैलेंस आता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग का बैलेंसिंग का मतलब क्या है? तो डेबिट और क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस होता है वो निकालना बैलेंसिंग कहलाता है। ठीक, एक चीज ध्यान रखिएगा, बैलेंसिंग से पहले टोटलिंग होती है, पहले टोटलिंग होती है, यानी कि कास्टिंग होती है, देन बैलेंसिंग होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस? हमेशा डेबिट बैलेंस ही दिखाएगा, चाहे कुछ हो जाए। इनमें से किसका बैलेंस डेबिट दिखाएगा? तो ये क्रेडिट होता है, ये क्रेडिट होता है, ये क्रेडिट होता है, अकेला यही बचा, लेकिन ये बैलेंस डेबिट होता है। लेजर अकाउंट कंटेन्स हाउ मेनी साइड? लेजर के अंदर कितने साइड होते हैं? ठीक है, एक लेजर अकाउंट जो है उसमें कितने होंगे? तो लेजर के अंदर कितने साइड होंगे वो पूछ रहा है। ठीक, तो लेजर की दो ही साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। कॉलम नहीं पूछा उसने, कॉलम नहीं पूछा है, कॉलम अलग है। ठीक है, वर्ड यूज बिफोर डेबिटिंग एन अकाउंट इन अ लेजर पोस्टिंग, कौन सा वर्ड यूज किए जाते हैं जब आप उसको डेबिट में डाल रहे होते हैं? डेबिट में, तो डेबिट में टू वर्ड आता है। ठीक है, डेबिट में टू वर्ड आता है, क्रेडिट में बाय वर्ड आता है। आप क्रेडिट करेंगे तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? बाय वर्ड यूज करेंगे। ठीक, अच्छा, लेजर अकाउंट आर समराइज इन विच स्टेटमेंट टू चेक अर्थमेटिक एक्यूरेसी? सारे लेजर आखिरी में कहाँ जाएंगे, क्या बनेंगे? ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, ताकि हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकें। ये आपका इस 60 एमसीक्यूज का एक सॉल्यूशन। अगर आपको ठीक लगेगा और आप इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मुझसे आप कोई डिमांड करते हैं कि भाई कमेंट में लिखिए कि भाई मुझको ये वाला एमसीक्यू समझ में नहीं आया, या फिर आपको और एमसीक्यूज किसी खास टॉपिक के पे चाहिए,
तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बट मुझे इंगेजमेंट चाहिए होगा ना कि आप इंगेज हैं इस चैनल के साथ तब। ठीक है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इंगेजमेंट मेरा बढ़े और आप भी कोशिश करिए कि आपका इंगेजमेंट भी बढ़े। यहाँ पर आपको नुकसान नहीं है, आधे घंटे के अंदर 60 क्वेश्चन आपके पास हो जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हर एक मिनट में आपको 2 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, और ये मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा ही रेशो है। ठीक है, तो ये आप जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट हम एक एमसीक्यूज वगैरह बनाएंगे। अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक अप्रिशिएट क्लास नाम का ऐप है, अप्रिशिएट क्लासेस के नाम से, मैं स्पेल कर देता हूँ। ओके, एक काम और कर लीजिए, स्पेल मैं आपको ये दिखा देता हूँ, है ना। तो ये रहा अप्रिशिएट क्लासेस के नाम से, आपको एक ऐप मिल जाएगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको अभी तो खैर कुछ ऐसा फ्री रखा नहीं है, बट मैं आपको कोशिश करूंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ एमसीक्यूज इसमें प्रोवाइड कर सकूं, प्लस कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको इसमें दे पाऊँ। ठीक है, तो आप इसे डाउनलोड करिए। ये ऐप आपके काम का तो है ही, अगर आपके पास कुछ क्लास 11th या क्लास 12th के बच्चों को आप जानते हैं तो इनको भी आप शेयर करें, क्योंकि हम नवंबर से इनके लिए रेगुलर लाइव क्लास चला रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, यूट्यूब और इसके अंदर, और इनको हम प्रिपरेशन कराएंगे इनके बोर्ड्स। ठीक है, तो इसको आप अगर आपको ये पसंद आता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, तो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से बोलना होता है अपने चैनल या उसको सर्व करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। लेकिन अगर आपको ठीक लगता है देन यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।